चलो, इतना सारा धन है, अब जल्दी से ये सारा धन बेचकर मेरी बहन की शादी हो जाए। इतने दिनों बाद आखिर उसकी शादी जो होने वाली है। जतिन वो धन लेकर जा ही रहा होता है कि तभी एक नकाबपोश व्यक्ति अचानक वहां आता है और वो सारा धन छीनकर वहां से भागने लगता है। नहीं नहीं, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा धन मुझे दे दो। लेकिन वो व्यक्ति भागकर झाड़ियों के पीछे चला जाता है। हे भगवान, मेरी बहन की अब शादी कैसे होगी? माँ ने ये सारा धन दिया था ताकि इससे कुछ पैसे लाकर मैं दे सकूं और मेरी बहन की शादी हो सके। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? जतिन बेहद परेशान होकर अपने घर आ जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम सारा धन ले आए? माँ, तुम परेशान मत हो, अभी शादी में वक्त है ना, इसलिए मैंने सारा धन एक जगह सुरक्षित रख दिया है। ठीक है बेटा, उसे अच्छे से रख देना। कल ही तुम्हारी बहन के ससुर आने वाले हैं, तो हम उन्हें वो सारा पैसा दे देंगे ताकि तुम्हारी बहन का रिश्ता हो सके। तुम तो जानते हो ना कि वे लोग कितने पैसे वाले हैं और कितने मुश्किल के बाद ये रिश्ता तय हुआ है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, और यह रिश्ता भी हम नहीं तोड़ सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। हमारी बहन भी उसे बहुत प्रेम करती है, तो तुम फिक्र मत करो, मैंने सारे पैसे का इंतजाम कर दिया है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे और भी शादी की तैयारी करनी है, जिसके लिए मुझे कुछ और चीजें भी करनी हैं। लता घर से चली जाती है। उसके जाते ही जतिन गहरी सोच में डूब जाता है। मैंने माँ से झूठ तो बोल दिया, पर मेरे पास तो एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। मैं इतने सारे पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँगा? जतिन बहुत परेशान हो जाता है और ऐसे ही वो पूरा दिन बीत जाता है। अगली सुबह होते ही वो फिर से घने जंगलों की जा रहा होता है। मैं कहाँ से पैसे का इंतजाम करूं? चलो, अपने एक दोस्त से पैसे मांगता हूँ, शायद वह मुझे पैसे दे दे। इतना कहकर जतिन आगे जा ही रहा होता है कि तभी झाड़ियों से उसे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। अरे, झाड़ियों से ये कैसी आवाज आ रही है? चलो, चलकर देखता हूँ। जतिन जैसे ही झाड़ियों के पास जाता है, वहाँ एक अनोखी चांदी की मूर्ति खड़ी दिखाई देती है। ये तो चांदी की लड़की है, और वो भी एक मूर्ति। भला ये इन घने झाड़ियों में क्या कर रही है? जतिन जैसे ही उस मूर्ति के नजदीक जाता है, अचानक उस चांदी की मूर्ति से चांदी के ढेर सारे सिक्के गिरने लगते हैं। अरे, ये तो सच में कोई चमत्कार हो रहा है। चलो, जल्दी जल्दी ये सारे चांदी के सिक्के उठा लेता हूँ। जतिन जल्दी जल्दी जमीन पर गिरे वो सारे चांदी के सिक्के उठा लेता है और जैसे ही वो सीधा खड़ा होता है, वो चांदी की मूर्ति वहाँ से रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो जाती है। ये क्या हो रहा है? ये सारे चांदी के सिक्के तो मुझे मिल गए, फिर ये मूर्ति कहाँ गायब हो गई? और ये क्या रहस्य है? जतिन परेशान हो ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है, जहाँ एक चूड़ी गिरी होती है। जतिन उस चूड़ी को अपने हाथ में उठा लेता है। अरे, ये चूड़ी लगता है ये इसी मूर्ति की होगी। चलो, इसे अपने पास रख लेता हूँ। अब ये धन ले जाकर माँ को दे देता हूँ, कम से कम मेरी बहन की अब शादी तो अच्छे से हो जाएगी। जतिन मुस्कुराता हुआ वो सारे चांदी के सिक्के लेकर अपने घर आ जाता है। लता सिक्कों को देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या बेटा, तुम्हारे हाथों में इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से आए? माँ, मैंने सारे जेवर देकर ये चांदी के सिक्के ले लिए हैं। वैसे भी राजा महाराजा भी तो अपनी बेटियों की शादी में सिर्फ चांदी के सिक्के ही लुटाते थे, तो हम भी अपनी बहन की शादी में ये चांदी के सिक्के ही उसके ससुराल वालों को दे देंगे। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कम से कम चांदी का सिक्का ही है तो सही है। ठीक है, तो हम यही दे देंगे, और तुम जाकर बाकी जो सामान मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था वो जाकर बाजार से ले आओ। ठीक है माँ। इतना कहकर जतिन बाकी का सामान लेने के लिए वहाँ से बाजार की तरफ चला जाता है। तभी घर के अंदर से नैना बाहर आती है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरी शादी जो होने वाली है। हाँ बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम सत्यम से बहुत प्रेम करती हो और उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन चिंता मत करो, अब कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी हो जाएगी। उसके बाद तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। लता अभी इतना कह ही रही होती है कि तभी इतने में दीनदयाल वहाँ आ जाता है। राम राम बहन जी। हाँ भाई साहब, आइए,
मैं आप ही का इंतजार कर रही थी कि पता नहीं आप कब आएंगे। वैसे हमने शादी का दिन तो तय कर ही लिया है, बस कुछ लेन देन की बातें बची थी। आपने जो कहा था मैंने वो सारा बंदोबस्त कर लिया है। रुकिए, मैं आपको देती हूँ। लता वे सारे चांदी के सिक्के लेकर दीनदयाल के हाथों में रख देती है। ये आप क्या कर रही हैं बहन जी? मुझे ये चांदी के सिक्के नहीं चाहिए। मैंने आपसे चांदी के सिक्के तो नहीं मांगे थे। देखिए भाई साहब, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि मैं आपकी बराबरी कर सकूं, लेकिन मेरी जितनी भी हैसियत थी मैंने आपको दिया है, ताकि इतने धन में आप मेरी बेटी को आजीवन खुशीपूर्वक अपने घर में रख सकें। देखो बहन जी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, बल्कि इसके बदले में मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ। तभी पीछे से जतिन आ जाता है। क्या हो गया? आप ऐसा क्या वादा मांगने वाले हैं? देखिए बहन जी, आपका ये बेटा जतिन बहुत ही खूबसूरत है और मेरे बेटे सत्यम का रिश्ता भी आपकी बेटी नैना से होने वाला है। तो ये पैसे आप अपने पास ही रखिए और इसके बदले में मैं अपनी बेटी काजल की शादी आपके बेटे जतिन से करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? नहीं नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू कैसे बना सकती हूँ? उसके गाल पर इतने बड़े बड़े काले काले धब्बे हैं। देखिए बहन जी, मेरी बेटी के गाल पर काले निशान हैं, इसीलिए तो उसका रिश्ता कहीं हो नहीं रहा। नहीं तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर में करता भी नहीं, और मैं आपकी बेटी को तो अपने घर का बहू बना ही रहा हूं। तो इसके लिए आपको ये रिश्ता मानना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ये रिश्ता कभी नहीं कर सकता माँ। इनको बोलिए कि मैं इनकी बेटी से शादी कभी नहीं करूंगा। मैंने भी इनकी बेटी को देखा है, जिसके पूरे चेहरे पर सिर्फ काले दाग और बड़े बड़े धब्बे हैं। मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों को कुछ दिनों का वक्त देता। अगर कुछ दिनों के अंदर जतिन ने मेरी बेटी काजल से शादी नहीं की तो भूल जाओ कि मेरा बेटा सत्यम भी तुम्हारी इस बेटी से कभी शादी करेगा। मेरे कहने पर ही ये रिश्ता जुड़ा था और मेरे कहने पर ही ये रिश्ता टूटेगा। इतना कहकर दीनदयाल गुस्से और परेशानी में वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक बेटी का घर बसाने के लिए क्या मुझे अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करनी पड़ेगी? मगर माँ, कुछ भी हो जाए पर मैं उस लड़की से शादी कभी नहीं करने वाला हूँ। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सत्यम के बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे सत्यम से विवाह करना ही है, इसलिए आपको काजल से शादी कर लेनी चाहिए ताकि हम दोनों का रिश्ता हो सके। ये तुम क्या कह रही हो नैना? मैं शादी कर लूंगा तो तुम्हारा तो घर बस जाएगा, पर मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। एक चेहरे पर दाग वाली लड़की के साथ मैं अपना पूरा जीवन कैसे बिताऊंगा? नहीं, मैं ये शादी कभी नहीं कर सकता। इतना कहकर जतिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक बेटी का घर बसाने के लिए क्या मुझे अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करनी पड़ेगी? माँ, अगर सत्यम से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं आजीवन किसी और से शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर नैना रोती हुई गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। वहीं जतिन परेशान होकर घने जंगलों के रास्ते से जा रहा होता है। मैं तो तंग आ गया हूँ। आखिर मैं अपनी बहन का घर बसाने के लिए अपनी खुद की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं ये शादी तो कभी नहीं करने वाला हूँ। जतिन परेशान होकर आगे जा ही रहा होता है कि तभी वही चांदी की मूर्ति अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे, ये तो वही चांदी की मूर्ति है जिसे मैंने उस वक्त जंगल में देखा था। ये फिर से यहाँ आ गई। चलो, आज इसके पास जाकर देखता हूँ। जतिन जैसे ही उस चांदी की मूर्ति के पास पहुँचता है, वो मूर्ति बोलने लगती है। आखिर तुम फिर से मेरे पास आ ही गए जतिन। अरे, तुम तो बातें कर सकती हो। एक चांदी की मूर्ति होकर तुम इस तरह बातें कैसे कर सकती हो? मेरा नाम रजत प्रभा है और मैं चांदी लोक की रहने वाली हूँ। मैं इस धरती लोक पर एक जरूरी काम से आई थी, लेकिन तुम्हें देखकर लगा कि तुम बहुत उदास हो। तुम्हारे चेहरे की परेशानी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बहुत बड़ी दुविधा में हो। हाँ, मैं बहुत ही बड़ी परेशानी में हूँ। मैं यहाँ अब और नहीं रहना चाहता। मैं यहाँ से बहुत दूर कुछ दिनों के लिए कहीं शांत जगह जाना चाहता हूँ। तो तुम मेरे साथ चलो।
मैं तुम्हें अपने चांदी लोक ले चलती हूँ। वहाँ तुम्हें कुछ दिनों के लिए बहुत सुकून मिलेगा और तुम अपनी दिमागी हालत भी ठीक कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहना है। मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। इतना कहकर रजत प्रभा जतिन का हाथ पकड़ लेती है और उसे घने जंगलों से होते हुए जंगल के आखिरी किनारे पर ले जाती है, जहाँ एक बहुत बड़ा सा चांदी का दरवाजा चमक रहा होता है। ये क्या, इतना बड़ा चांदी का दरवाजा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा दरवाजा कभी नहीं देखा। यही दरवाजा हमारे चांदी लोक की तरफ जाता है। अब तुम चलो मेरे साथ। रजत प्रभा जैसे ही उस चांदी के दरवाजे के अंदर प्रवेश करती है, जतिन भी उसके साथ अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही चारों तरफ सिर्फ चांदी ही चांदी नजर आती है। चांदी के पेड़, चांदी का आसमान और चारों तरफ बिखरी चांदी को देखकर जतिन के होश उड़ जाते हैं। वाह, इतना सुकून और इतनी चांदी! यहाँ तो धन की कोई कीमत ही नहीं है। हाँ, अब चलो। तुम हमारी नदी के पास चलोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा सुकून मिलेगा। फिर रजत प्रभा जतिन का हाथ पकड़ लेती है और उसे एक खूबसूरत नदी के पास ले जाती है, जहाँ का पानी भी पूरी तरह से चांदी जैसा चमक रहा होता है और वो पानी बह रहा होता है। आज मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि पानी की कीमत चांदी से भी सस्ती होती है। यहाँ तो पानी भी बिल्कुल चांदी की तरह बह रहा है। चारों तरफ बस चांदी ही चांदी है। हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम किस चीज को लेकर परेशान हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर जतिन सारा सच रजत प्रभा को बता देता है। ये तो सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वो तो बस अपनी बेटी के बारे में सोच रही हैं और सब अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, मैं बचपन से अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी उठाता आया हूँ, लेकिन अब मैं अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ नहीं बिता सकता जिसे मैं पसंद नहीं करता। दोनों बैठकर रजत प्रभा और जतिन वहाँ घंटों बातें करने लगते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं। यह 2 दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। इतना वक्त मैं अपने गांव में बिताया था, लेकिन ये चांदी की दुनिया 2 दिन में ही ऐसी लग रही है जैसे कि मैं अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ यहाँ बिता लूं। लेकिन मुझे अब घर जाना होगा। माँ और बहन बहुत परेशान हो रहे होंगे। मैं ही घर की जिम्मेदारी उठाता हूँ और मैं ही यहाँ हूँ तो वो कितने परेशान होंगे। इतना कहकर जतिन वहाँ से जाने लगता है। ये क्या, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अपने घर जाना है। मेरी माँ और बहन बहुत परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, जाओ, लेकिन जब भी तुम्हारी इच्छा करे तुम हमारी दुनिया में आ सकते हो। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और जतिन वापस अपने धरती लोक पर आ जाता है। चलो अब जल्दी से घर जाकर देखता हूँ आखिर घर की क्या हालत है। जतिन जैसे ही घर पर आता है तो देखता है कि उसकी माँ बुरी तरह से रो रही होती हैं। ये क्या हो गया माँ? तुम रो क्यों रही हो? आखिर क्या हो गया है? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आया बेटा? तुम अपनी बहन को इस तरह छोड़कर चले गए और वो भी पूरे साल भर बाद लौट रहे हो। मैंने सोचा था तुम मेरा बेटा हो, अपनी बहन की और घर की इज्जत बचाकर रखोगे, पर तुमने हमारे घर की इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस अभी 2 दिन में ही आया हूँ, तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे पूरे 1 साल बाद आए हो और तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम कोई बुरा सपना देखकर उठे हो। तभी घर के अंदर से नैना आती है। भैया, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। आपकी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया और मैं अपने प्रेम सत्यम से कभी नहीं मिल पाई। ये क्या हो रहा है? मैं तो बस 2 दिन वहाँ रहकर आया हूँ, लेकिन यहाँ ये दोनों कह रहे हैं साल भर बीत गए। आखिर तुम कहाँ थे? सच बताओ। नहीं माँ, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता। मैं तो बस 2 दिनों खातिर यहाँ से गया था और शादी तो 1 हफ्ते बाद है। बस यही सोचकर वापस लौटा हूँ और तुम लोग कह रहे हो कि साल भर हो गए। तुम्हारे सर पर चोट लग गई है, जिस वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। आखिर इन लोगों को हो क्या गया है?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जतिन परेशान होकर घर से निकलकर गांव की तरफ चला जाता है। अरे रमेश, तुमने सुना? वही जो जतिन की बहन नहीं है नैना, अरे उसकी शादी होने वाली थी, पर भाई ने अपनी बहन के रिश्ते करवा दिए और साल भर पता नहीं कहां अमावस्या का चांद बन गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो शंभू। अगर कोई अपनी बहन के लिए जान भी देने को तैयार रहता है, लेकिन ये देखो कैसा नालायक भाई है कि इसने अपनी बहन का रिश्ता खराब करवा दिया। और भला कौन अपनी कुंवारी बेटी को पूरी जिंदगी अपने घर में बिठा कर रखेगा? सच में पता नहीं। साल भर से तुम्हें पता है नैना तो घर से भी बाहर नहीं निकली है। आखिर वो कैसे ऐसा कर सकता है? गांव वालों की ये सारी बातें जतिन सुन लेता है। मैंने सोचा था माँ और बहन बोल रही है तो यह गलत होगा, लेकिन ये गांव वाले भी कह रहे हैं, यानी कि वह 2 दिन 1 साल में बदल गया। मतलब 1 साल बीत गया। मुझे जाकर ये बात उससे पूछनी होगी कि आखिर 2 दिन 1 साल में कैसे बीत सकते हैं। फिर वो परेशान होकर वहां से निकलकर घने जंगलों की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे चांदी का दरवाजा फिर से दिख जाता है। ये क्या? ये तो चांदी का दरवाजा दिख गया। चलो अब जाता हूँ। जतिन जैसे ही चांदी के दरवाजे में जाता है, अचानक फिर से वो खुशी से घूमने लगता है। जैसे ही इस चांदी के दरवाजे में आ जाता हूँ, मुझे तो यहाँ से बाहर जाने की इच्छा ही नहीं करती, लेकिन यहाँ का 2 दिन वहाँ का 1 साल कैसे हो सकता है? जतिन परेशान होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी रजत प्रभा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जतिन, तुम्हें आने में कितना वक्त लग गया? मैं जानती थी कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे कहना चाहती हो? 2 दिन तुम्हारे साथ रहने से मुझे एक आदत सी हो गई है और मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? ये क्या? मैं तो सवाल करने आया था, पर ये तो मुझे चांदी की दुनिया का मतलब एक सदस्य बनाना चाहती है। मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देना चाहिए। मेरे मन में भी इसके लिए ऐसी जगह थी, पर ऐसी खूबसूरत लड़की को कौन मना कर सकता है? ये क्या? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है, क्योंकि तुम्हारी ये खूबसूरती देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ऐसी खूबसूरत दुल्हन तो मुझे कभी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो आने वाली द्वादशी के दिन मैं तुमसे धूमधाम से शादी कर लूंगी। हाँ, क्यों नहीं, मुझे मंजूर है और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और जतिन वहाँ 2-3 दिन रह लेता है, जिसकी वजह से धरती पर वो 3 साल बीत जाते हैं। जतिन वही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में नैना परेशान होकर दरवाजे पर बैठी होती है कि तभी एक गांव वाला शंभू भागते हुए वहां आता है। ये क्या हो गया शंभू काका? आप इस तरह परेशान क्यों दिख रहे हैं? बेटी, तुम यहाँ बैठी हुई हो। मैंने तुम्हारे भाई को देखा है, वो उस चांदी की लड़की से मिल रहा था और चांदी के दरवाजे से उसी चांदी लोक में चला गया है। इसलिए अगर अपने भाई को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपने भाई के पास जाना चाहिए। ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपने गम में इतनी डूब गई कि मुझे अपने भाई का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन अब मैं अपने भाई को बचा कर रहूंगी। पर मेरा भाई कहाँ गया है? तुम्हारे भाई को मैंने दक्षिण की दिशा की ओर जाते हुए देखा है। तुम्हें तुरंत जाकर उसे बचाना चाहिए। मुझे तो जाना होगा बेटी। मैंने पहले सोचा कि तुम्हें ना बताऊं, लेकिन मैं बहुत परेशान होता रहा और मुझे रातों को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए सोचा कि तुम्हें आकर यह बात बता ही दूं। शंभू इतना कहकर वहां से भागते हुए चला जाता है और नैना परेशान होकर अपने घर के अंदर जाती है, जहां उसकी माँ लता बीमार होकर बिछावन पर पड़ी होती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं इन 3 सालों में अपने ही दुख में डूबी रही, लेकिन मुझे अपने भाई को वापस लाना ही होगा। आप अपना ध्यान रखना माँ, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। तभी अचानक नैना की नजर सामने रखे दराज पर जाती है, जहां वही लाल पोटली अचानक काले रंग में बदल जाती है। ये क्या? ये तो वही लाल पोटली है जो भैया ने लाकर माँ को दिया था। फिर नैना जैसे ही उस पोटली को खोलती है, उसमें रखे सारे चांदी के सिक्के काले रंग में बदल चुके होते हैं। ये क्या? ये सारे सिक्के काले कैसे पड़ गए? यानी कि शंभू काका की बात सच है। मुझे सबसे पहले ज्ञानी बाबा के पास जाना होगा। फिर नैना वहां से तुरंत निकल पड़ती है
और घने जंगलों से होते हुए एक प्राचीन कुटिया में पहुंचती है, जहां ज्ञानी बाबा बैठे होते हैं। आओ बेटी आओ, बताओ आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? फिर नैना सारी बात बता देती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो ना तो कोई चांदी की दुनिया है और ना ही वो कोई चांदी की लड़की है, बल्कि वो एक अत्यंत शक्तिशाली और आत्मा है। वो तुम्हारे भाई से विवाह करके उसकी नेक शक्तियां हासिल करना चाहती है। ये आप क्या कह रहे हैं ज्ञानी बाबा? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर उस मायावी आत्मा ने मेरे भाई को ही क्यों चुना? क्योंकि तुम्हारा भाई अत्यंत नेक और पवित्र आत्मा है। और सुनो बेटी, उसकी उस चांदी की दुनिया को नष्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पिताजी थे, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए उसकी आसुरी शक्तियों को समाप्त किया था। अब वो अपनी दुनिया को वापस पाने के लिए तुम्हारे भाई की नेक शक्तियों और अपनी तामसी ताकतों को मिलाना चाहती है। नहीं ज्ञानी बाबा, कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने भाई को उस दुष्ट आत्मा से बचा कर रहूंगी। रुको बेटी। फिर ज्ञानी बाबा नैना को एक बोतल देते हैं जिसमें जादुई भस्म होती है। ये जादुई भस्म अपने पास रखो। वहां पहुंचते ही तुम्हें अपने भाई को जल्द से जल्द बचाना होगा, क्योंकि हमारी दुनिया का जितना जल्दी वक्त बीत रहा है, उस लोक में तुम्हारे भाई के पास उतना ही कम समय बच रहा है। ठीक है ज्ञानी बाबा, मैं अभी चलती हूँ। फिर जादुई भस्म लेकर नैना वहां से तुरंत निकल पड़ती है। वो उसी दक्षिण दिशा में घने जंगलों से होते हुए आगे बढ़ती है, जहां उसे एक विशाल चांदी का दरवाजा दिखाई देता है। चलो, ये विशाल चांदी का दरवाजा तो मिल गया, अब मुझे इसी के अंदर जाना होगा। नैना जैसे ही उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करती है, चारों तरफ सिर्फ चांदी ही चांदी देखकर हैरान रह जाती है। नहीं, ये सब माया है। मुझे जल्दी से अपने भाई के पास पहुंचना होगा। नैना परेशान होकर तेजी से आगे बढ़ जाती है। तभी सामने उसे एक छोटा सा चांदी का मंडप बना हुआ दिखाई देता है, जहां जतिन और रजत प्रभा शादी के फेरे ले रहे होते हैं। जतिन, हमारे तो शादी के 4 फेरे पूरे हो गए हैं, लेकिन हमारी इस चांदी की दुनिया के नियम के हिसाब से शादी पूरी होने से पहले तुम्हें ये विशेष शरबत पीना पड़ेगा, तभी तुम हमारी दुनिया के रीति रिवाजों के हिसाब से यहाँ के स्थायी सदस्य हो सकते हो। हाँ, क्यों नहीं रजत प्रभा, मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए ये शरबत पीने को तैयार हूँ। तभी रजत प्रभा अपनी उंगलियों से एक तेज रोशनी करती है और उसके हाथों में एक नीला शरबत आ जाता है। लो, ये नीला शरबत पी लो, फिर हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। दूर से नैना ये सारा दृश्य देख लेती है और उसका दिल दहल जाता है। ये तो वही विशैला नीला शरबत है। इसे पीते ही मेरा भाई हमेशा के लिए अपनी सुध बुध खो बैठेगा और इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। नहीं, मुझे इसे हर हाल में रोकना होगा। नैना तेजी से भागकर अपने भाई जतिन के पास मंडप में पहुंच जाती है। ये क्या कर रहे हो भैया? नहीं, आप ये शरबत नहीं पी सकते हो। नैना, ये क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ भी आ गई तुम? तुम्हें तुम्हारा प्रेम सत्यम नहीं मिला तो तुम क्या चाहती हो कि मेरा भी प्रेम मुझे ना मिले? तुम इसकी बहन हो नैना, पर क्या तुम अपने भाई की खुशी में खुश नहीं हो सकती? बस करो अपना ये नाटक। मुझे तुम्हारी असलियत अच्छी तरह से पता चल चुकी है कि तुम मेरे भाई को छल से मारना चाहती हो। देखो नैना, तुम इस तरह बात नहीं मानने वाली हो। चली जाओ यहाँ से। भैया, आप मुझसे कुछ भी कह लो, पर मुझे आपकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। जतिन गुस्से में आगे बढ़ता है। तभी नैना बिना डरे जतिन का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींचकर जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगती है। तभी पीछे से रजत प्रभा भागते हुए आती है। नहीं, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, छोड़ दो इसे। तभी नैना फुर्ती से वो जादुई भस्म लेकर रजत प्रभा के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो जलने लगती है। नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह क्या रजत प्रभा, तुम्हारा हाथ यह काले धुएं में क्यों बदल रहा है? इसने मुझ पर कोई काला जादू किया है। देखते ही देखते रजत प्रभा का पूरा शरीर काले धुएं में बदल जाता है और पलक झपकते ही पूरा चांदी का लोक गायब हो जाता है और सब पहले की तरह हो जाता है। ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा चांदी का राज्य था और वह गायब कहाँ हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं कोई चांदी की दुनिया की रहने वाली नहीं हूँ जतिन। मेरी दुनिया को उस साधु के पिता ने नष्ट किया था। मुझे ये दुनिया वापस लाने के लिए तुम्हारी नेक शक्तियाँ चाहिए थीं
और मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। तभी नैना जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरा शरीर गायब क्यों हो रहा है? रजत प्रभा चीखते चिल्लाते हुए गायब हो जाती है। मुझे माफ कर दो नैना, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। भैया अब आप ठीक हो ना? चलो माँ आपका इंतजार कर रही होंगी। फिर नैना जतिन को लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ आने लगती है कि तभी रास्ते में सत्यम मिलता है। नैना, तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता चला कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए उस जादुई चांदी के लोक में गई थी। सत्यम, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता टूट गया। नहीं जतिन, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि गलती तो मैंने किया है। नैना, मुझे माफ कर दो कि मेरा प्रेम इतना कमजोर था कि मैं अपने पिताजी की बातों में आकर हमारा रिश्ता टूटने पर चुप रहा। लेकिन मैं तुमसे शादी अभी करना चाहता हूँ, क्योंकि जो अपने भाई के लिए अपनी जान मुसीबत में डालकर उसे सही सलामत ला सकती है, वह अपने पति और बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकती। क्या सच में सत्यम तुम अपने पिता के खिलाफ जाकर मुझसे शादी करोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। हमारा प्यार कोई सौदा नहीं है। मेरे पिताजी तो सौदा कर रहे थे, पर मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, कोई सौदा नहीं करना। जतिन की आंखों से खुशी के आंसू गिर पड़ते हैं। कुछ दिनों में नैना और सत्यम का शादी हो जाता है और जतिन अपनी माँ के साथ खुशी पूर्वक अपना जीवन जीने लगता है।